जरा सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ मसालों का कारोबार करने वाली एक छोटी सी कंपनी एक ऐसे मुल्क पर काबिज हो जाए जहां कभी बड़ी बड़ी ताकतवर सल्तनतें हुआ करती थीं। ये कहानी सिर्फ तिजारत की नहीं, बल्कि इसमें धोखा भी है, बड़े बड़े अज़ाइम हैं और आखिर में फतह भी है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये एक तखमीना है उस दौलत का जो अंग्रेज़ों ने अपने तकरीबन 200 साल के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान से निकाली, यानी कोई 45 लाख करोड़ रुपए। एक नाकाबिले यकीन रकम। तो फिर वही बुनियादी सवाल कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सिकंदर जैसे फातेह को भी यहाँ से पलटना पड़ा था और मुगलों को भी अपनी सल्तनत जमाने में सदियां लग गईं। तो फिर चंद ताजरों की एक कंपनी ने ये कैसे कर दिखाया? आज हम इसी तारीखी मुअम्मे को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस 250 साला लंबी कहानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए इसे 6 अहम मराहिल में तकसीम करके देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 15वीं और 16वीं सदी से, जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें समंदर के नए रास्ते ढूंढ रही थीं सिर्फ और सिर्फ तिजारत और मुनाफे के लिए। एक बात यहां साफ कर लें, अंग्रेज यहां आने वालों में पहले नहीं थे। जब वो यहां पहुंचे तो मैदान पहले ही भरा हुआ था। पुर्तगाली और डच यहां पहले से मौजूद थे और इन सब की नजरें हिंदुस्तान के कीमती मसालों, रेशम और कपास के कारोबार पर थीं। अब आते हैं दूसरे मरहले पर। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा मुल्क फतह करने का बिल्कुल नहीं था। उनकी हिकमत अमली सिफारतकारी थी। वो जानते थे कि यहां तिजारत करने के लिए उन्हें उस वक्त की ताकतवर मुगल सल्तनत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन ये इजाज़त हासिल करना इतना आसान नहीं था। पहली कोशिश तो नाकाम हो गई। फिर कंपनी ने अपनी बहरी ताकत का मुजाहिरा किया और पुर्तगालियों को शिकस्त दी, जिससे मुगल दरबार थोड़ा मुतासिर हुआ और आखिरकार सर थॉमस रो की सफारतकारी काम आई और उन्हें सूरत जैसी जगहों पर तिजारत करने का परवाना मिल गया। और फिर आता है वो अहम मोड़ 17वीं सदी के आखिर में, जब कंपनी के इरादे बदल गए। अब उन्हें सिर्फ तिजारती मुनाफा नहीं चाहिए था, बल्कि वो यहां जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। हुआ ये कि 1670 में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम ने कंपनी को कुछ ऐसे इख्तियारात दे दिए जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कंपनी अपनी जमीन खरीद सकती थी, अपने सिक्के बना सकती थी और सबसे अहम, अपनी फौज रख सकती थी। यानी एक तिजारती कंपनी अब एक छोटी मोटी सल्तनत बनने के रास्ते पर थी। लेकिन उनकी पहली कोशिश कह सकते हैं कि बुरी तरह नाकाम हुई। उन्होंने मुगल शहंशाह औरंगजेब से जंग छेड़ दी और ऐसी शिकस्त खाई कि उन्हें भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। इससे ये तो साबित हो गया कि मुगल अब भी एक बहुत बड़ी ताकत थे। लेकिन फिर 1707 में शहंशाह औरंगजेब का इंतकाल हो गया। उनके बाद मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और टूटने लगी। बस यही वो मौका था जिसका कंपनी को इंतज़ार था। अब मैदान खाली हो रहा था और वो उसे भरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर शुरू हुआ फुतुहात का एक सिलसिला। पहले उन्होंने कर्नाटक की जंगों में अपने यूरोपीय हरीफ फ्रांसीसियों को हराया। फिर 1757 में प्लासी की मशहूर जंग में साजिश और धोखे से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और फिर बक्सर की जंग जीतकर तो वो पूरे बंगाल के मालिक बन बैठे, जहां से उन्हें बेतहाशा दौलत मिलने लगी। लेकिन कंपनी के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ मराठा सल्तनत थी। इनसे निपटने के लिए कंपनी को 3 बड़ी जंगें लड़नी पड़ी और हर बार उन्होंने मराठों की अंदरूनी फूट का फायदा उठाया और आखिरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। लड़ाई के अलावा कंपनी ने सियासी चालें भी चलीं। इनमें से एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक अजीब कानून था जिसके मुताबिक अगर कोई राजा बगैर बेटे के मर जाता तो उसकी रियासत खुद ब खुद कंपनी की मुल्कियत बन जाती। इसी कानून का सहारा लेकर उन्होंने झांसी, नागपुर और सतारा जैसी कई रियासतों पर कब्जा कर लिया। तो एक सदी की मुसलसल जंगें, भारी टैक्स और मुकामी रस्म रिवाज की बेहुरमती, इन सब चीज़ों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी की एक ऐसी फिजा बना दी थी जो बस एक चिंगारी की मुंतज़िर थी। इस बगावत से कुछ अरसा पहले एक बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। शुमाली हिंदुस्तान के गांवों में रातों रात एक गांव से दूसरे गांव चपातियां पहुंचाई जाने लगीं। अंग्रेज हुक्काम ये देखकर सख्त परेशान थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन हर बारूद के ढेर को आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी थी एक अफवाह। ये बात फैल गई कि फौजियों को जो नए कारतूस दिए जा रहे हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और इसी बात पर मंगल पांडे जैसे सिपाहियों ने बगावत कर दी। इसके बाद जो हुआ उसे अब हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
नाना साहब और तांत्या टोपे जैसे कई रहनुमा अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये बगावत पूरे शुमाली और वस्ते हिंदुस्तान में फैल गई, लेकिन आखिरकार बेहतर तंजीम और वसाइल की वजह से अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। 1857 की बगावत इतनी जबरदस्त थी कि लंदन में बैठे अंग्रेज हुक्मरानों को एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब हिंदुस्तान संभाला नहीं जाएगा। उनका भरोसा एक तिजारती कंपनी पर से मुकम्मल तौर पर उठ चुका था। तो इसका हल ये निकाला गया कि कंपनी को ही खत्म कर दिया जाए। 1858 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम इख्तियारात बराह रास्त बरतानिया की मलका के हाथ में चले गए और यहीं से बाकायदा तौर पर बरतानवी राज का आगाज हुआ। तो आइए इस पूरे 250 साल सफर को एक नज़र में दोबारा देखते हैं। 1600 में एक तजारती कंपनी बनी, 1757 में उसने ज़मीन पर कब्जा शुरू किया, 1818 तक वो सबसे बड़ी ताकत बन गई। 1857 में इसे एक बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा और 1858 में इस कंपनी की जगह बराह रास्त बरतानवी ताज ने ले ली। अहम नुक्ता यह है कि कंपनी तो चली गई, लेकिन इसका मतलब आज़ादी नहीं था, बल्कि गुलामी का एक नया और शायद पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत दौर शुरू हो रहा था, जिसने अगले 90 सालों तक जारी रहना था और जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की बुनियाद रखी।